अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ कही हुई बातें मेरी आहिस्ता आहिस्ता आपको सच साबित होंगी। तो आज मैं कुछ दोस्तों के साथ यहाँ मैनचेस्टर में बैठा हुआ था। एक तो मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है और आइंदा भी अहम होगी। तो ये जो निज़ाम अब चल रहा है आपके सामने, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जस्टिफिकेशन मैं तो नहीं देखता। लोग जो मर्जी बातें करते रहें, अभी यूसुफ गिलानी जो बात की उस पर भी बात होगी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है इनका सस्टेन करना। और दूसरा जो है ना, एमनेस्टी देनी पड़ेगी आपको, किसी स्टेज के ऊपर आपको एमनेस्टी देनी पड़ेगी, उसी में सबकी भलाई है। गलती किसकी है, किसने की है, क्यों हुई है, इससे छोड़ के आगे जाना होगा। तो मैं अब बड़ा बुरा मानेंगे कई लोग इसको किसी और एंगल से देखेंगे, लेकिन मैं तारीख दुरुस्त रखना चाहता हूँ। मैं वक्त से पहले ये एक रिकॉर्ड पे बात आज कर रहा हूँ। इदारे की इज्जत और तौकीर में इजाफा होगा, मुल्क भी आगे चलेगा और तमाम सियासी जमातें मिसाक पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही होंगी। नवाज शरीफ दुबई में क्यों आया, आसिफ जरदारी क्यों जा रहे, क्या हो रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स इन सबको भी कबूल नहीं। नवाज शरीफ की बात मैं किसी और एंगल से करता हूँ। उन्हें भी अंदाजा है कि कल वो भी इस शिकंजे में फंस सकते हैं और कल क्या कुछ होगा वो आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं जस्टिस काजी फाइज साहब, आप लोगों ने बहुत डिमांड की सरीना ईसा के उनके जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस गया था उसमें कुछ तफसीलात हैं, वो रिकॉर्ड पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन आज मैं दोबारा दोहराऊंगा आपके सामने, वो बातें डिस्कस होंगी। तो अब नवाज शरीफ जैसे मिसाक जमहूरियत था, ये मिसाक पाकिस्तान की तरफ बातें जाएंगी। आज इलेक्शन बहुत से लोगों का ख्याल है वक्त पे नहीं होंगे, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होंगे। पहले भी कहता है नहीं, जिन्होंने किए वो उन्हें जवाब देना पड़ेगा किसी स्टेज के ऊपर। कौमी असम्बली जो है ना आइनी मुद्दों से तजावज़ नहीं करेगी। सईद खुर्शीद अहमद शाह जो है ना बात कर रहे हैं, ये वफाकी वज़ीर आबी अपोजिशन लीडर के तौर पर जो लूटमार की थी नवाज शरीफ लोगों के साथ दौर में, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। और उन्होंने कहा मखसूस एजेंडे के तहत इक़्तिदार पर हटाए जाने वाले मुल्क को तबाही के धाने पर लाकर छोड़ दें। अब ये जो मर्जी आप कहते रहें, तबाही तो आप लोगों ने की है जी। मौजूदा PDM गवर्नमेंट ने इस मुल्क की तबाही में बड़ा हाथ है। किसी वक्त चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी, खुल के सामने आ जाएगी, किरदार भी सामने आ जाएंगे। ये चाहते तो ये मुल्क आगे जा सकता था, कि बहुत सी चीज़ें सेटल डाउन हो सकती थी, लेकिन चाहेगा कौन? इन लोगों ने सोचा ही नहीं कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है। अगर सोचा होता तो ये मुल्क आगे जा रहा होता, लेकिन ज़ातियात में, लूट मार में, अपने मामलात को सीधा करने के अलावा हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। और इंतखाबात का फैसला यूसुफ गिलानी कहते मिलकर करेंगे। अगले वज़ीर बिलावल भुट्टो होंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट से तो यही कमिटमेंट हुई होंगी ना, या उसने एस्टेब्लिशमेंट यही कमिटमेंट की होंगी। और 3.5 साल का जो टाइम है वो मांगते फिर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कि जनाब हमें 3.5 साल का टाइम दें। वो असेंबली बनाने वाली मियाद तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, बाकी सियासी जमातें भी नहीं मानेगी, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। एक जो बात है, और वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, चले मैं तो फिर दोबारा मैं किसी से बात करूंगा। मैं आज आपको लेकर चलता हूँ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस के हवाले से। मिसेस सरीना ईसा की एक रिटर्न अगर आप देखेंगे, और ये वो रिकॉर्ड से निकली हुई है, कहा जाता था कि बहुत जायदादें हैं इनकी, एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है, तो इनकम टैक्स की रिटर्न जो है ना वो पहले भी शेयर हो चुकी हैं, रिकॉर्ड के ऊपर हैं। और ये 14 जुलाई 2020 को ये निकाली गई थी। सरीना ईसा ही नाम लिखा उनका, लेकिन आपको पता है वहाँ पर जरीना मॉन्स्टर खोसो स्पेनिश नाम है जिसके नाम पे जायदादें जो हैं ख़रीदी गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये नॉन एक्टिव आ रही हैं। ये बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा, वो आप लोगों के लिए मैं बार बार दिखाता रहता हूँ।
बताता रहता हूँ मैं वहाँ पर। और दूसरा मैंने आपके सामने इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो भी सामने रखी है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि इनकम की पोजीशन क्या है इनकी, और जो डिक्लेयर की हुई हैं, जो दिखाई हुई हैं प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो खुद डिक्लेयर की हुई हैं, और काफ़ी बड़ी अमाउंट में मैंने तकरीबन इन्होंने यहाँ पर जो डिक्लेयर की हुई है 5,23,40,000, ये बाद में रिटर्न फाइल की थी इन्होंने। उसमें उन्होंने अकाउंट्स की डिटेलें बताई हैं, बहुत सी तफसीलात और हैं, अकाउंट स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं। और इसी अकाउंट्स में एक अकाउंट है जो जॉइंट अकाउंट है, वो काजी फाइज इससे साहब ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। और इसी में दो चीज़ें और आपको ये रिटर्न बाद में फाइल की थी, जब प्रॉपर्टी डिक्लेयर ही नहीं की हुई थी ना। ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर ही नहीं थी, ये तो प्रॉपर्टी डिक्लेयर तब की, इनकम टैक्स की रिटर्न 2 फाइल की गई जब प्रोविंशियल काउंसिल ने मामला उठा लिया था। फिर 2 सवाल आते हैं। यहाँ बताया गया कि जो पैसे भेजे हैं ये बच्चों की तालीम के, तो बच्चों की तालीम का पैसा, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ खरीद ली तो बच्चों की तालीम का पैसा कहाँ से आया, वो सवाल का जवाब आज तक नहीं आ सका है। और ये भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। फिर इनके कई जो जवाब हैं, इन्होंने जो ख़त लिखे हैं कमिश्नर को, वो भी एडमिशन है एक तरह से, बहुत सी तफसीलात के हवाले से। 13वें 14वें पैरे में प्रॉपर्टियों की डिटेल लिखी हुई हैं, 2,70,000 पाउंड में, ठीक है ना जी। और 2013 में अपने बेटे के नाम पर 2,45,000 पाउंड में ख़रीदा है, और अपने नाम पर कह रही हैं वो सारी। और मनी ट्रेल की बात पूछते हैं, और मनी ट्रेल इनके पास था नहीं, पैसा वाइट नहीं था, पैसा वो जो डिक्लेयर किया हो फॉरेन करेंसी का, उसमें पाकिस्तान में पैसा डाल के आप कहें कि वो वाइट हो गया, तो उसका सोर्स आपके पास आज भी नहीं है। ये चैलेंज कई दफ़ा इनकम टैक्स के ऑफिस ने रखा सामने, वो भी सारी चीज़ें सामने रखी, पर इनके पास था नहीं कोई भी सबूत। ये 2 खत हैं 9 जुलाई 2020 का जो लिखा है इन्होंने जुल्फ़िकार अहमद कमिश्नर को, हाजी एक खत है जो, और उसमें वो सारी तफसीलात की कोशिश करती हैं वजाहत देने की, और उसी में जिक्र करती हैं कि मैंने इनकम टैक्स की रिटर्नें जो है ना वो फाइल कर दी हैं। ये लेट रिटर्नें फाइल की थी, ये टाइम पे नहीं फाइल की थी, फिर प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी जब प्रोविंशियल काउंसिल का रेफरेंस शुरू हो गया हुआ था। मैं फिर बताता चलूँ। और फिर आपको पता है CMA 4824 ऑफ 2021 रिव्यू में दाखिल की गई, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो फाइल की है। अब इनमें मैंने रेलेवेंट पेजेस जो है ना वो सारे मैंने वो नहीं निकाले। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं 100% शेयर, ये 3 प्रॉपर्टीज़, एक 2004 की है, 2013 की और 2013 की। एक की 2,40,00,000, दूसरी की 4,22,00,000 कुछ समथिंग अमाउंट है वो आगे चले मैं बता देता हूँ। 2,40,00,000 41,320 ये 2004 की प्रॉपर्टी की, और दूसरी प्रॉपर्टी है 4,22,76,600, तीसरी है 3,83,62,100, तो 10,40,00,000 इसकी बात हो गई है। शो का नोटिस दिया गया, ऑफशोर प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है, वो जवाब नहीं दे सके। इनकी इनकम टैक्स रिटर्न है अगले पेज नंबर 5 के ऊपर, 2007 की रिटर्न इन्होंने फाइल की है 9,99,266, और टैक्स दिया है 26,100, ठीक है जी। और इस तरह अगले साल में 2008 में 21,44,000 के करीब है, 2009 में अपना 13,97,000 है, 2010 में 17,60,000 है, 2013 में 19,38,000 है, 2012 में 11 लाख, ये कुछ 93,75,931 रुपये, और टैक्स दिया इन्होंने 5,51,000 रुपया। तो ये जो बात हो रही है करोड़ों की जद्दी बुश्ती अमीर की, वो ये वाली बात जो है ना वो आप देख सकते हैं। अब स्टेटमेंट टैक्स ईयर के हवाले से सारी डिटेलें आपके सामने मौजूद हैं, वो हाईलाइट किया हुआ है। इन्होंने फॉरेन करेंसी के अकाउंट का इम्यूनिटी का कहा, वो इनके पास डिटेलें मौजूद नहीं थी, और वो कोई भी एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकी कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी हैं। एक एक चीज़ वो सारी उनके जो जवाब दाखिल किए। अब जो आके उन्होंने टोटल जो है ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बातों को सामने रखते हुए अब टोटल जो है इस पे टैक्स जो है सारा इकट्ठा करने के बाद 3,58,57,507 रुपये टैक्स ये इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगा। और ये FBR की रिपोर्ट से इंक्वायरी करवानी थी, और ये इंक्वायरी कोई
सेट साइड कर दीजिएगा, पता नहीं क्या है। ये सारा सब भाई एक बात हुई ना एक्सपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में, वो चीज़ें सारी आ गई रिकॉर्ड में। अब जब रिकॉर्ड, इनके पास आज भी सोर्स नहीं है, मैं फिर बताता चलूँ आपको। कोई आज भी चाहती तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सारे मामले को देखती, पर नहीं देखा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास सामने मामले पड़ा हुआ है। मैंने फिर इनको एक खत लिखा हुआ है 2021 का चेयरमैन नैब को कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी। और उसमें मैंने पूरी तफसीलात पूछी हैं कि लॉ जो है, और सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह से कई दफ़ा क्या बैठे हैं, बहुत जजेस क्या कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बताए ना, एसेट बियॉन्ड मीन्स है, एसेट बियॉन्ड सोर्स है, ये कैसे आया है? तो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं करना तो ये बैठ कर ये किसी ने तो करना है ना जी, ठीक है ना जी। और आप और याद रखिएगा, एग्रीकल्चर अगर इनकम देनी है तो वो डिक्लेयर करनी है, ठीक है ना जी। टैक्स नहीं लगेगा उस पर, लेकिन आपको डिक्लेयर करनी है कि ये एग्जम्प्ट है, ये कानून है, उसका जिक्र मैंने कर दिया। और जो बातें जो है ना वेल्थ स्टेटमेंट में जो चीज़ें हैं, वो मैं उसको गॉस्पेल ट्रूथ कहता हूँ, ठीक है ना जी। और आप ये कहें कि बैठकर इनकम टैक्स में जो आपने शोन इज नेट वेल्थ as in इतना, however the department was not satisfied with the veracity of the return and called upon through show cause notice to explain net wealth। और यहाँ ये अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप समझ सकते हैं। और याद रखिएगा, लिमिटेशन फ्रॉड के ऊपर नहीं आती। इन केस ऑफ फ्रॉड, कंपटीशन ऑफ लिमिटेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉड। तो लिमिटेशन का कानून वहां भी रन नहीं करता है, ये भी याद रख लीजिएगा। और जैसे और 2020 सुप्रीम कोर्ट 346, अब ये इसमें वो उस केस के अंदर हर चीज जो है, जो कि रिव्यू का मामला है, हर चीज सामने रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और सिर्फ मकसद सिर्फ इतना है कि 3 चीजें हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न सारी 5 सालों की आ गई, जो आमदन डिक्लेयर की, इसमें प्रॉपर्टीज की कोई नहीं थी। प्रॉपर्टीज की वैल्यू 10 करोड़ से जायद की निकली, उसमें 3.5 करोड़ टैक्स निकला। ये सोर्स नहीं बता सके, मनी ट्रेल नहीं दे सके। मनी ट्रेल के बारे में अजीबोगरीब सी बातें होती रही। बताया फॉरेन करेंसी अकाउंट, पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, क्या वो डिक्लेयर था, क्या वो वाइड था? फिर बताया गया कि जनाब बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजें, अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजें तो वहाँ की फीसें और सारा प्रोसेस कौन करता था? और तो फिर अगर प्रॉपर्टी खरीद ली है तो फीसों का खर्चा किसने था? फिर तीसरा जो है वो जो अकाउंट है, वो जो अकाउंट डिक्लेयर किया है, वो जॉइंट अकाउंट, वो डिक्लेयर ही नहीं किया है ही नहीं डिक्लेयर। तो ये वो सारी बातें, अब यही इसी को सामने रखते हुए इस केस की एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो बनती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे या नैब करे। मेरा काम है आप तक चीज़ें बता देना, वो मैंने बता दी हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।